बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि सेकंड ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसका जो सिलेबस है वो सारा चेंज हो चुका है और न्यू बुक जो है मैथमेटिक्स की वो आ चुकी है। तो अब हम इंशाल्लाह हमारा जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स का कोर्स है इसको हम इसकी लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है चैप्टर नंबर 9 जो है इसका आज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो चैप्टर नंबर 10 पढ़ा, चैप्टर नंबर 11 पढ़ा। तो आज जो है हमारे पास आ गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हमने आज ये लेक्चर स्टार्ट किया जो कि आपका फर्स्ट ईयर के साथ जो है वो रिलेट करता है। तो आज हम इंशाल्लाह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे। फिर फंक्शन का इनवर्स क्या होता है और किन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज हमारी 9.1 है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टूडेंट, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसमें फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें फंक्शन का पता होना चाहिए। हमने लिखा व्हाट इज फंक्शन, के फंक्शन क्या होता है। लेट्स से कि मेरे पास कोई सेट है ए, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं जी 1 2 और 3। ये मेरे पास एलिमेंट आ गए। एक मेरे पास सेट आ गया जी बी जिसमें एलिमेंट आ गए ए बी और सी। जरा ध्यान से आपने इसको समझना है। अब ये जो पहला सेट होता है, लेट्स से इसको मैं ग्राफिकली जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये हमारे पास आ गया सेट ए, इसके एलिमेंट थे 1 2 और 3। सेकंड हमारे पास एक सेट हमने ले लिया जिसके एलिमेंट थे ए बी और सी। हमने कहा कि ये बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है एफ जो कि जा रहा है ए से बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ है जो कि जा रहा है ए से बी। मैं इसकी डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिख रहा, ये हम फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं जस्ट इसको गो थ्रू करवाना चाह रहा हूं। तो इसमें जो हमारे पास पहला सेट होता है ये बेसिकली हमारे पास होता है जी डोमेन, और ये जो दूसरा सेट होता है इसको हम कहते हैं कोडोमेन। अब हम यहां पे कहते हैं कि जी हमारा जो 1 है ये मैप कर रहा है बी पे, हमारा 2 मैप कर रहा है ए पे, हमारा 3 मैप कर रहा है सी के। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमारा जो 1 था उस पे हमने एफ को अप्लाई किया, उसने हमें आउटपुट दे दिया, इमेज दे दिया बी। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी कि अगर डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट के साथ मैप करे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये क्या है, एक फंक्शन है। अब देखें यहाँ पे डोमेन का हर एलिमेंट एक यूनिक जो है वो एलिमेंट पे मैप कर रहा है। ये नहीं है कि जो 1 बी के साथ भी मैप करे और 1 ए के साथ भी मैप करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के एक यूनिक एलिमेंट के साथ डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ मैप करे तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एफ ए से बी एक फंक्शन है। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल से आपको जरा एक्सप्लेन करता हूं। अब इसका बेसिकली मतलब क्या होता है एफ का, कि हमने एफ को 1 पे अप्लाई किया, ठीक है, तो 1 ने हमारे पास आंसर क्या दिया, बी। इसी तरह हमने अगर एफ को 2 पे अप्लाई किया तो इसने हमारे पास आंसर क्या दिया, ए। ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास आ गया 1 2 3 4, यहां पे हमारे पास आ गया जी ए बी सी। ये हमने जी एक फंक्शन ड्रा किया एफ। अब हमारे पास क्या हुआ कि हम कहते हैं जी 1 मैप कर गया बी के साथ, 2 मैप कर गया हमारा ए के साथ, उसके बाद हमने कहा जी 3 मैप कर गया हमारा सी के साथ। तो हमने देखा कि हमारे पास ये जो डोमेन है, डोमेन का हर एलिमेंट मैप नहीं कर रहा। 4 देखो मैपिंग के बगैर ही रह गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉट अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन ये है कि डोमेन का हर एलिमेंट मैप करे।
अब ये डोमेन का अगर मैं एलिमेंट मैप कर दिया यहाँ पे, तो अब ये फंक्शन है। इस चीज से नहीं घबराना कि 3 ने भी सी पे किया और 4 ने भी सी पे किया, कोई मसला नहीं। 3 ने किसी एक पे किया ना सी पे, इसके अलावा किसी पे नहीं किया। 4 ने भी किसी एक नंबर पे ही किया सी पे, 4 ने इसके अलावा कहीं और मैप नहीं किया। तो ये हमारे पास आ गया फंक्शन। अब स्टूडेंट हम इसके अंदर बात करते हैं वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। हम कहते हैं जी वन वन फंक्शन, हमारे पास आ जाएगा वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने सेट ले लिया 1 2 3, इधर सेट ले लिया हमने ए बी सी, हमारे पास एफ एक मैपिंग चली गई सेट ए से सेट बी की तरफ। तो 1 ने मैप किया ए पे, 2 ने मैप किया सी पे, 3 ने मैप किया बी पे। तो देखो एक एलिमेंट एक पे ही मैप कर रहा है। अगर हम इसका इन्वर्स भी करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फंक्शन है, वन वन। इसके बाद हमारे पास आता है ऑन टू। यहां मैं जस्ट आपको मैंने दोबारा कह रहा हूं, गो थ्रू करवा रहा हूं। ऑन टू हमारे पास क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3, ऐसे ही हमारे पास एक सेट है ए बी सी, हमने एक मैपिंग ड्रा की एफ जो कि सेट ए से बी जा रही है। 1 इस पे मैप कर गया, 2 इस पे कर गया, 3 इस पे कर गया। अब यहां पे हमारे पास कोड डोमेन क्या है, कोड डोमेन है हमारे पास 1 ए बी और सी, ए बी और सी। अब रेंज क्या है, रेंज वो होती है जिनके साथ ये एलिमेंट मैप कर रहे हैं। अगर हम यहां पे रेंज की बात करें तो हमारे पास रेंज आ रही है ए बी सी, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें तो देखो रेंज क्या आ रही है, 1 बी दे रहा है, 2 ए दे रहा है, 3 सी दे रहा है। तो ये हमारे पास रेंज है, जो एलिमेंट मैपिंग कर रहे हैं वो रेंज में आते हैं। कोड डोमेन होते हैं टोटल एलिमेंट बी के। और अगर हम यहाँ पे रेंज की बात भी करें तो हमारे पास रेंज भी क्या आ रही है, ए बी सी। और जब आपकी कोड डोमेन इक्वल आ जाए रेंज के, तो हम कहते हैं कि वो सेट हमारे पास क्या है, सॉरी वो फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। लेट से यहां मैं कहता कि एक नंबर और है डी, ठीक है, यहां एक नंबर और डी ऐड करता तो फिर हमारी कोड डोमेन में डी भी आ जाना था। तो फिर हमारी देखो कोड डोमेन में एबीसी डी आ रहा है, लेकिन रेंज में 3 ही आ रहे हैं एबीसी जो मैप कर रहे हैं। तो फिर हाँ ये इक्वल नहीं होने थे, ठीक है, तो फिर ये ऑन टू नहीं होना था। तो अगर कोड डोमेन रेंज के बराबर हो जाए तो हम इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। फिर हमारे पास आ जाता है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव कहते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, तो हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1 1 फंक्शन। अब हम बात करते हैं जी इनवर्स की। हमारे पास एक फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो अगर x इधर चला जाए तो f इधर चला जाए, तो हम इसको लिखते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू x। इनवर्स का मतलब ये है कि अगर अब जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, इधर से इधर जा रहा है, तो हमारे पास f a से b है, और इधर से इधर को अगर मैं ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, f का इनवर्स हो जाएगा। और इनवर्स कैसे फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, इनवर्स जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन का ही होता है, दूसरे फंक्शन का इनवर्स नहीं होता। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी होगा अगर वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। वो कैसे, वो इस तरह कि अगर हम इस एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हम इधर अप्लाई करके देखते हैं। हमने f ऑफ 1 निकाला, वो आ गया b। f ऑफ 2 निकाला, वो क्या आ गया हमारे पास a। फिर हमने f ऑफ 3 निकाला, वो आ गया c। f ऑफ 4 निकाला, वो भी क्या आ गया c। तो जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो ये फंक्शन हमारा इधर से इधर जाना शुरू हो जाएगा f इनवर्स में। तो इसका मतलब है फिर अगर हम ये इधर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है f इनवर्स b है, उसने आंसर देना है 1। फिर f इनवर्स a ने आंसर देना है 2, f इधर चला जाएगा। उसके बाद f इनवर्स c ने आंसर देना है 3, f इनवर्स c ने आंसर देना है 4। तो देखो यहां पे फिर जब हम इधर से इधर जाएंगे तो ये एज अ डोमेन वर्क करेगा, और ये रेंज को डोमेन। तो फिर देखो यहां पे अगर हम इसको डोमेन समझ लें तो ये देखो C जो है वो 3 के साथ भी मैप कर रहा है, C 4 के साथ भी मैप कर रहा है, ठीक है, C 3 के साथ भी 4 के साथ भी। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि डोमेन का हर एलिमेंट जो है
एक यूनिक एलिमेंट के साथ ही मैप करेगा। तो इसलिए ऐसे फंक्शन तो होते हैं लेकिन इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं होते। ये था स्टूडेंट हमारे पास इन्वर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो कब करता है, कैसे करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी y इज इक्वल टू साइन एक्स। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, उसकी हम बात कर लेते हैं जिसको हमने लिखा एज अ फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी, हमने फॉर एग्जांपल लिया 0 डिग्री, तो जो साइन 0 होता है इसका आंसर क्या आता है 0। साइन 30 का आंसर आता है 0.5, 60 का आता है 0.87। इसी तरह जब हम बात करें हमारे पास जो साइन 150 है इसका आंसर दोबारा हमारे पास क्या आ जाता है 0.5। अब हमारे पास जो 180 है इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है दोबारा 0। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इस हिसाब से तो हमने देखा कि डोमेन के एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट के ऊपर देखो मैप कर रहे हैं, 0 0 पे, 30 0.5 पे, 60 0.87 पे, 150 ने भी जस्ट एक ही नंबर 0.5 पे जो है वो मैप किया। अब स्टूडेंट जब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं तो जब हमने इसका इनवर्स लेना है, पहले जब हमने देखा हमारा फंक्शन जा रहा एक्स से साइन एक्स की तरफ, अब हम जब इनवर्स लेना है हमने इधर से इस तरफ को आना है। तो जब हम इनवर्स में इधर से इधर आएंगे तो ये हमारे पास एज अ डोमेन आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरफ से इस तरफ लेके आना शुरू हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो 0.5 है, ये 0.5 जो है वो 30 पे भी मैप कर रहा है और 0.5 जो है हमारे पास ये 150 पे भी मैप कर रहा है। लेकिन हमने क्या पढ़ा डोमेन में कि डोमेन का एलिमेंट हमारे पास, डोमेन जो है उसका एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे मैप करता है। तो इसमें हमने फंक्शन के अंदर तो देखा एक एक पे मैप कर रहा था, लेकिन जब हमने इनवर्स किया इसका, इधर से इधर जाना मूव किया, तो ये एज अ डोमेन वर्क करना शुरू हो गया। तो इसमें 0 जो है ये 0 पे भी मैप कर रहा था, 0 180 पे भी मैप कर रहा था, यानी डोमेन का एलिमेंट एक से ज्यादा पे मैप कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फिर फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि डेफिनेशन ही फंक्शन की सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जो साइन एक्स है हमारे पास, इसका तो फिर इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ अब इसमें होता क्या है कि हमारा जो साइन का फंक्शन होता है ये 1 और -1 के दरमियान ही रहता है, यानी इसका जो है -1 और 1 के दरमियान इसका रहता है। अब इसको हम देखते हैं कि अब साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, किन कंडीशंस में करेगा। तो जो हमारे पास साइन है इसका इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, बाउंड कर दें कि यहां से यहां तक ही आपने लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइन के ग्राफ की बात करें, ठीक है, साइन के ग्राफ की बात करें तो हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और नेगेटिव साइड को भी अगर हम देखें तो ये इस तरह कुछ ग्राफ होगा हमारे पास। ओके हो गया। अब हमने कहा कि जो हमारे पास साइन है इसको -1 और 1 के दरमियान हम रखते हैं, अगर इसकी वैल्यू ना, हमने कहा जी साइन हमारा बेसिकली ये हमारे पास बनता है r से, इसकी जो मैपिंग है वो होती है -1 से 1। अब हमने क्या करना है, हमने स्टूडेंट देखा y की वैल्यू जो है अगर हम 1 रखें, ठीक है, जो y की वैल्यू है वो हम क्या रख देते हैं 1। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 1 रखा, तो ये y एक्सेस है, तो हमने देखा जी 1 यहाँ पे कहीं बनता है y की वैल्यू, तो यहाँ पे हाईएस्ट पीक होती है साइन की। तो यहां से ना आप एक लाइन ड्रा करें, आपने लाइन ड्रा कर दी। अब ये लाइन देखो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहां भी कर रही है, यहां भी कर रही है, यहां भी कर रही है। लेकिन हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट हमें क्या कहता है कि अगर वो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रही है तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। अब इसके इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हम क्या करते हैं कि हम इसकी डोमेन को करते हैं रिस्ट्रिक्ट। हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू ले ली -90, उसके बाद जी -60, -30, देन ले ली 0, 30, उसके बाद 60 और 90, ये हमने इसकी वैल्यूज ले ली। इस तरफ अब हम देखते हैं कि आंसर्स क्या बनते हैं। -90 पे आंसर -1, 60 पे आंसर -87.87, ठीक है। उसके बाद 30 पे हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.5, 0 पे 0, 30 पे +0.5, 60 पे +0.87, 90 पे 1। अब इस पे देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये वैल्यू इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर और ये इधर मैप कर रही है। ये बात हो गई जब हम f की बात करें। और अगर हम f इनवर्स की भी बात कर लें तो ये देखो 1 इधर ही आ रहा है, ये इधर ही आएगा, ये इधर ही आएगा, यानी कि एक वैल्यू एक के साथ ही जा रही है। तो इसका मतलब है कि जब हमने इसकी डोमेन को किया रिस्ट्रिक्ट तो फिर हमारे पास जो है वो साइन फंक्शन जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब ऐसा क्यों किया, हम ग्राफिकली इसको देखते हैं कि अगर हम इसका बनाएं ग्राफ, हमने ले लिया जी, ये हम बनाते हैं ग्राफ। यहां पे लेट्स से कि हमने वैल्यू ले लिया एक और एक हमने यहां पे वैल्यू ले लिया, ठीक है। हम यहां पे ले लेते हैं जी +π/2, ओके। और यहां पे हम ले लेते हैं जी -π/2, क्योंकि π/2 पे वैल्यू 1 और -π/2 पे -1 देता है ना, तो देखो हमने -1 और 1 के दरमियान ही इसको रिस्ट्रिक्ट किया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमने कहा कि 0 पे वैल्यू क्या होती है 0, यही पॉइंट रह गया। 30 पे क्या होती है 0.5, तो ये हम लिखेंगे जी लेट्स से ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये हमने लिखा 30, तो ये आ गया यहाँ पे 0.5। फिर आगे हमारे पास आ जाएगा जी 60 पे हमारे पास आ जाएगा 0.87, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ चली जाएगी। π/2 पे 1 हम यहाँ ले जाएंगे। इसी तरह जब नेगेटिव की बात करेंगे तो हम बात करते हैं जी -30, तो वैल्यू हमारे पास कहीं यहाँ y एक्सिस पे -30 वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 60 पे यहाँ कहीं आ गई, -90 पे यहाँ कहीं आ गई, क्योंकि ये y एक्सिस नेगेटिव के लिए यूज होगा ना। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो बेसिकली इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा साइन का, जब हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब आप इसके हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लो, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हमारे पास साइन हो गया, उसकी हमने डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि -π/2 और π/2। ये -π/2 पे वैल्यू होती है और ये π/2 पे वैल्यू होती है। इसी तरह हमारे पास जब हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल साइन फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल साइन फंक्शन। तो बेसिकली ये इनवर्स फंक्शन की जो है हमारे पास डोमेन बन जाती है। जब ऐसे ये इसकी अगर ये रेंज है तो इनवर्स फंक्शन की ये डोमेन होगी, ये उलट होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम साथ साथ जो है अपने ग्राफ्स को भी इंशाल्लाह देखते जाएंगे। इसी तरह अगर हम काज वाले फंक्शन की बात करें तो काज का फंक्शन भी हमारे पास जो है वो लाई करता है -1 और 1 पे ही, लेकिन इसकी अगर आप वैल्यू देखें तो वो हमारी लाई करती है 0 से पाई तक। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद हमने करना है हमारी एक्सरसाइज 9.1 को। तो चले हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, साथ साथ जो जो कंसेप्चुअल चीजें आएंगी हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। चलें स्टूडेंट, एक्सरसाइज है 9.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमने प्रिंसिपल वैल्यूज जो हैं वो इसकी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, आपने लेट करना है y इक्वल है साइन इनवर्स √3/2। इस इनवर्स फंक्शन को आपने लेट कर लेना है y के इक्वल। फिर आपने क्या करना है जी, आप कर दो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले लो, तो ये आ जाएगा साइन y इक्वल है
साइन इंटू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। जो भी इधर इनवर्स वाला फंक्शन होगा ना वो ही ले लेना आपने। अब यहां से देखो साइन इनवर्स और साइन कट गए, बाकी क्या आ जाएगा जी, साइन वाई इक्वल है स्क्वायर रूट 3/2। अब स्टूडेंट आपने टेबल एक पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 के अंदर, जहां पे हमें डिफरेंट वैल्यूज देखी हुई थी। तो स्क्वायर रूट 3/2 जो है किस एंगल पे आती है, उसके बाद 1/2 किस एंगल पे आती है। तो अगर हम बात करें तो जो स्क्वायर रूट 3/2 है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं जी साइन वाई। स्क्वायर रूट 3/2 बेसिकली वैल्यू होती है साइन 60 की, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन π/3। ठीक है, कि ये जो स्क्वायर रूट 3/2 है आप बेशक साथ लिख लें कि स्क्वायर रूट 3/2 जो है ये वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की, जिसको π/3 भी कहते हैं। यहां से ये और ये आपस में कट गए तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, π/3। यही हमने जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब साइन जो है ये बिलोंग किसको करता है, -π/2 से π/2 को। तो यही स्टूडेंट आपका आंसर था हमारे फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस इनवर्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2/2। अब हम बात करें अगर इसकी कि कॉस इनवर्स माइनस स्क्वायर ओवर 2, तो आपके पास ये जो स्क्वायर रूट 2/2 है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू नीचे वाले टू को ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई होके वो खत्म हो जाएगा। तो यहां से ये कैंसल, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/√2। इसकी ये फॉर्म भी होती है। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने करना है जी लेट ये y के इक्वल है, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/√2। अब cos का इनवर्स आ रहा है तो दोनों तरफ आप cos ले लो। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो ये cos इनवर्स है, ये इधर आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा cos y इक्वल है 1/√2। ऐसे भी कर सकते हैं, जिसका इनवर्स हो उसको दोनों तरफ ले लो, या ऐसे भी कर सकते हैं कि इनवर्स वाली वैल्यू इधर आएगी, इनवर्स खत्म हो जाएगा। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो कॉज है ये 1/√2 वैल्यू किस एंगल पे देता है। तो ये देता है 45 पे, जिसको π/4 लिखते हैं। तो हम लिखेंगे जी cos y इक्वल है, ये आ जाएगा cos -π/4। तो यहां से हमारे पास cos से कट जाएगा, तो y का आंसर क्या आ जाना है, -π/4। ये स्टूडेंट आपके पास इसका क्या आ गया आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ आपकी जो बुक दी हुई है उसके ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ, इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई किया। वो कैसे, आंसर आपका यहां तक भी ठीक है। उन्होंने कहा कि काज का एंगल क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो काज फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव। तो आप लिखो कि कॉस इज नेगेटिव, सो लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में अगर हम वैल्यू देखें तो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो होती है π-θ। पहले क्वाड्रेंट में होती है π=θ ही होती है, तीसरे में होती है 2π-π+θ, और चौथे में होती है 2π-θ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे जी पाई माइनस ये जो वैल्यू आई है उसको माइनस कर दे π/4। तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4π-π। तो यहां से y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3π/4। और ये किसको बिलोंग कर रहा है, अब हमारे पास जो कॉज होता है ना, कॉज, ये हमारे पास जी बिलोंग कर जाएगा 0 से पाई, और यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी tan इनवर्स के रूट -3। लेट करो जी इसको, लेट y इक्वल है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स है इस तरफ चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा जी tan y इक्वल है -√3।
अब आपने देखना ये है कि जो tan है इसकी स्क्वायर रूट 3 वैल्यू किस एंगल पे आती है, तो ये आती है 60 डिग्री पे। तो आप इसको लिख लें जी tan y इक्वल है माइनस, यहां पे लिख लें जी tan, और ये आ जाएगा जी पाई बाई 3 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट। यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ गई इसकी, ये वाला माइनस बेशक आप इधर एंगल में लिख लें, एंगल के साथ है, यानी कि माइनस के रूट 3 किस पे होता है, 60 डिग्री पे है, तो हमने उसको लिख लिया tan पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री। तो tan से कट जाएगा, तो यहां से y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पाई ओवर 3। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। ये बिलोंग कर जाएगा हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है सीकंड इनवर्स 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। लेट किया हमने इसको, लेट y इक्वल है सीकंड इनवर्स 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। सीकंड इधर आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो सीकंड y आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब ये जो सीकंड होता है ये बेसिकली किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 ओवर जो कॉस होता है वो सीकंड होता है। तो हमने लिखा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब इसको कॉस करने के लिए हम अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आ जाएगा कॉस वाई, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। इसको उल्टाया तो ये टर्म भी तो उल्टेगी। अब स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 कॉस किस एंगल पे देता है, तो कॉस ये वैल्यू देता है कॉस 30 डिग्री पे, यानी कि पाई बाई 6 पे। तो यहां से ये और ये कट जाएंगे, तो y का हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, पाई बाई 6। तो यही वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी थी। साथ आप बेशक लिख सकते हैं 0 से पाई। ये हमारे पास आ गया जी इसका फोर्थ वाला पार्ट। ओके हो गया। नेक्स्ट हम स्टूडेंट करते हैं जी इसका फिफ्थ वाला पार्ट। वो हमारे पास है कोसिकेंड इनवर्स। कोसिकेंड इनवर्स वैल्यू है माइनस के रूट 2। तो इसको भी सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे। हमने लेट किया जी y इक्वल है कोसिकेंड इनवर्स माइनस के रूट 2। इनवर्स है तो इधर आएगा, तो आ जाएगा जी कोसिकेंड y इज इक्वल टू माइनस के रूट 2। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो कोसिकेंड है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में ये चीजें, तो आप इसको लिख लोगे 1 ओवर साइन वाई इक्वल है माइनस के रूट 2। तो इसका रेसिप्रोकल लो तो ये क्या आ जाएगा, साइन वाई। तो फिर ये भी तो उलट जाएगा, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब साइन 1 ओवर 2 वैल्यू किस एंगल पे देता है, पाई बाई 4 पे। कॉस भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, साइन भी। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा साइन वाई इक्वल है साइन माइनस पाई बाई 4। तो यहां से हमारे पास y का आंसर क्या आ गया जी, माइनस पाई बाई 4। ओके हो गया स्टूडेंट, यही हमारे पास आंसर है। साथ आप लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को ये बिलोंग कर रहा है। ओके, बड़े मजे के क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो 6 वाला पार्ट है हमारे पास, साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 4। ठीक हो गया, साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 4। तो हम यहां से सबसे पहले लिखते हैं इसको, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गया जी साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 4 की क्या वैल्यू होती है, ये आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आती है जी माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब देखो ये इस टाइप का बन गया सवाल। अब इसको कर लो, लेट y इक्वल है साइन इनवर्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब इसको साइन इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा जी साइन y इक्वल है माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब आपने स्टूडेंट इसको देखना है जी, ये आ जाएगा साइन y। अब स्क्वायर रूट 2 साइन किस एंगल पे देता है, तो वो आ जाएगा साइन माइनस पाई बाई 4 पे। ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 किस पे देता है, पाई बाई 4 पे, साथ हमने माइनस लिख दिया।
तो यहाँ से y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -π/4। ये बिलोंग कर जाएगा, इधर आप लिख सकते हैं जी π/2 से, -π/2 से π/2। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आ गया जी 6th वाला पार्ट। सेवन वाला पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास cot π/6। तो इसको हम वैसे लिखते हैं जी tan इनवर्स cot π/6 की वैल्यू क्या होती है, cot की ना पता हो तो tan π/6 की क्या होती है 1/√3। तो cot उसी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ जाएगा √3। अब आप इसको लेट कर लो जी, y इक्वल है tan इनवर्स √3। tan इनवर्स हो रहा है इस तरफ आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan y इक्वल है √3। अब tan √3 किस एंगल पे वैल्यू देता है, तो अगर आप tan 30 करें तो ये tan जो है वो 60 पे देता है। ठीक है, ये क्या है tan 60 पे देता है। cot ये जो था π/6 ये बेसिकली 30 डिग्री था, तो tan 30 डिग्री पे होता है 1/√2। हमने उसको उल्टाया तो वो cot की वैल्यू बन गई √3। ठीक है, और ये हमारे पास जब हमने tan लेट बराबर किया y के, tan इनवर्स इधर जाके tan y हो गया और ये आ गया √3। अब √3 जो है ये tan देता है 60 डिग्री पे, तो आप इसको लिख लो tan y इक्वल है tan 60 डिग्री यानी कि π/3। तो tan से कट जाएगा तो यहां से y का आंसर क्या आ जाएगा π/3। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई प्रिंसिपल वैल्यू, और ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2, और ये ओपन इंटरवल। नेक्स्ट हमारे पास 8 वाला पार्ट है स्टूडेंट, वो है जी सीकंड इनवर्स 2 cos 3π/4। ठीक हो गया, और ये हो गया, ये आ गया जी सीकंड इनवर्स 2। अब आप क्या करें, ये जो cos 3π/4 है ये बेसिकली अभी आपने फाइंड की, इसकी कैलकुलेटर से अगर आप वैल्यू निकालें तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, -1/√2 आ जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आप देखें अगर, तो यहां से हमारे पास आ गया जी सीकंड इनवर्स, इस 2 को अगर आप लिख लें ऐसे √2 मल्टीप्लाई -1/√2, इस 2 को लिखा √2 मल्टीप्लाई √2 साथ -1, और यहां से ये और ये कट जाएगा तो आपके पास सीकंड इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -√2। अब आप इसको लेट कर लो जी, y इक्वल है सीकंड इनवर्स -√2। सीकंड इधर आके हो जाएगा जी सीकंड y इक्वल टू -√2। सीकंड किसका उलट होता है, कॉस का, तो ये भी तो उलट जाएगी फिर वैल्यू। ठीक है, जैसे पीछे रेसिप्रोकल लेते आए हैं। अब cos किस एंगल पे 1/√2 वैल्यू देता है π/4 पे, तो ये आ जाएगा जी cos y इक्वल है cos -π/4। तो cos से तो y का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -π/4। अब आपकी जो बुक है उस पे हो सकता है इसका आंसर उसने दोबारा जो है वो एंगल को वो चेक करके लिखा हो कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो उस तरह आप लिख सकते हो कि थीटा लाई कॉस नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो y आ जाएगा हमारे पास 3π/4। तो आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं 3π/4। लेकिन आपका ये वाला आंसर भी जो है वो ठीक है, साथ आप लिख सकते हैं कि ये बिलोंग करता है 0 से पाई को। ये था स्टूडेंट हमारे पास 8 वाला पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास 9 वाला पार्ट है इसका, कोसेकंड इनवर्स √2 cos π/4। ये आ गया जी कोसेकंड इनवर्स √2 cos π/4 की क्या वैल्यू होती है 1/√2। तो ये और ये कट जाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा कोसेकंड इनवर्स 1। अब आप लेट कर लें जी y इक्वल है कोसेकंड इनवर्स 1।
तो कोसिकेंड इधर आ जाएगा, तो कोसिकेंड y क्या आ जाएगा 1। कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है 1। अब साइन किस एंगल पे 1 देता है, साइन जो है इसकी वैल्यू किस एंगल पे 1 आती है, वो पाई/2 पे 90 पे आती है, तो हमने लिखा इस 1 की जगह साइन पाई/2। साइन सन से क्या, तो यहां से y का आंसर क्या आ गया पाई/2, जो कि बिलोंग किसको कर रहा है -पाई/2 से पाई/2 को। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका था 9th वाला पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसका 10 वाला पार्ट है। देखने में ये बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन हम इसको बड़ी आसानी से इजीली जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो है इसकी ब्रैकेट्स वाली चीजों को सॉल्व करते हैं। हम ये वाला पोर्शन जो है इसको लेते हैं, हम लेते हैं, लेट कर लेते हैं जी थीटा बराबर है cos इनवर्स √3/2। तो cos इधर आ जाएगा, तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है कि जो cos है ये √3/2 किस एंगल पे वैल्यू देता है 30 पे, तो हम इसको लिख सकते हैं cos π/6। तो यहां से cos से कटेगा, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा π/6। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बेसिकली इस वैल्यू में जब हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमने जो लिखा था tan इनवर्स 3 cos, ये आ गया जी 3 cos इनवर्स √3/2, ये वैल्यू हमने लिखी थी ना। तो अब इस पे हमने क्या लिख देना है जी, हमने लिख देना है tan इनवर्स ब्रैकेट 3 cos। अब ये जो था हमारे पास 3 cos इनवर्स √3 π/2, तो ये हमने लिखा 3 और cos इनवर्स ये π/2 किसके बराबर लिखा हमने थीटा के, तो ये हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया थीटा लिख दिया, क्योंकि इसको क्या नाम दिया हुआ थीटा, तो इसकी जगह थीटा लिखा। अब ये आ जाएगा जी tan इनवर्स 3 cos 3। अब थीटा की क्या वैल्यू आई है π/6, तो ये आ जाएगा जी tan इनवर्स 3 cos, ये 3 3 2 जा, तो ये आ जाएगा जी π/2। ओके हो गया, ये आ गया tan इनवर्स 3 cos π/2 की क्या वैल्यू होती है, cos 90 हमारे पास होता है 0। ओके, तो हमारे पास इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये tan इनवर्स 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी tan इनवर्स कह रहा हूं, हमारे पास आ जाएगा जी tan इनवर्स इधर 3 × 0 क्या हो गया 0। अब आप इसको y के बराबर लेट करेंगे, तो आपका आंसर यहां से क्या आना है 0 ही आना है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इसका आ गया जी आंसर, क्योंकि आप जब इसको y के बराबर लेट करेंगे तो tan y = 0, ऐसे लिखना है ना हमने कि y = tan इनवर्स 0, तो tan इधर आएगा, तो tan y = 0। अब हमारे पास जो tan होता है ये 0 पे क्या वैल्यू देता है 0 ही देता है, तो इसका मतलब है कि जो tan y है ये बराबर होता है tan 0 0 ही होता है, तो tan से कटेगा, तो y का आंसर 0, और ये आपका बिलोंग कर जाएगा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ये स्टूडेंट हमारे पास था इसका 10 वाला पार्ट। ये आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 11th पार्ट, कोसिकेंड इनवर्स 4/3 cos tan इनवर्स 1/√3। तो यहां से भी आप लेट कर लो कि थीटा आपका इक्वल है tan इनवर्स 1/√3। पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करेंगे। तो ये आ गया जी tan, इस तरफ आ गया tan थीटा = 1/√3। अब जो 1/√3 है ये tan किस एंगल पे देता है 30 डिग्री पे, तो हम इसको लिखेंगे tan थीटा = tan π/6, क्योंकि 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/6, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जी π/6। अब इस चीज को जब हम लेके चलें, ठीक है, ये जो है हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, कोसिकेंड इनवर्स 4/3 cos, ये आ गया जी tan इनवर्स 1/√3
ब्रैकेट क्लोज। तो ये बन जाएगा कोसेकेंट इनवर्स 4/3 कॉस tan इनवर्स 1/√3। ये किसके इक्वल हमने लिया था? थीटा के। तो ये आ जाएगा जी कोसेकेंट इनवर्स 4/3। अब ये क्या आ जाएगा? कॉस थीटा का आंसर क्या आया? π/6। तो ये आ जाएगा कोसेकेंट इनवर्स 4/3 कॉस π/6। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। 2 2 जा 4 और हमारे पास बाकी क्या आ जाएगा जी? कोसेकेंट इनवर्स 2 √3। नीचे ये 3 बच गया, इस 3 को आप लिख लो √3 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये और ये कट जाएंगे, तो हमारे पास बाकी क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा जी कोसेकेंट इनवर्स 2/√3। अब इसको आप लेट कर लो आप इसको जी। y इक्वल है कोसेकेंट इनवर्स 2/√3। कोसेकेंट इस तरफ आके हो जाएगा कोसेकेंट y इक्वल है 2/√3। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन y का। तो इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा, फिर √3/2 हो जाएगा। अब √3/2 साइन किस एंगल पे देता है? क्योंकि इधर साइन है तो इधर भी साइन ही देखना है। तो वो साइन देता है हमें π/3 के ऊपर। तो जब हम π/3 के ऊपर इसको देखेंगे तो यहां से हमारे पास y का आंसर आ जाएगा जी π/3, जो कि बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2। स्टूडेंट ये था हमारे पास 12th क्लास का जो न्यू मैथमेटिक्स का कोर्स है, उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।